Your curiosity in history can definitely make history easy for you. Hello, everybody. Today's topic is New Beginnings of Cities and States, Class 7th, History Chapter 1. सो एज वी ऑल नो, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था हमारा, जो हड़प्पा की सभ्यता थी, वो एक टाइम पीरियड के बाद एंड हो गई. क्यों एंड हो गई? इसके बहुत सारे अलग अलग रीजंस हैं हमारे पास. वी हैव ऑलवेज बीन गिवन द रीजंस दैट वहाँ पे शायद फ्लड आ गया होगा या वहाँ पे कोई ड्रॉट हो गई होगी. डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट सोर्सेज, डिफरेंट रीजंस. सो हियर इज इंडियाज सेकेंड अर्बनाइजेशन. जो हमारी फर्स्ट अर्बनाइजेशन है वो तो हड़प्पा थी. तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि सेकेंड अर्बनाइजेशन में क्या है और कैसे ये आगे बढ़ रही थी, कैसे यहाँ पे जनपदाज और महाजनपदाज कैसे क्रिएट हुए हैं. तो रीजंस क्या थे हमारे सेकेंड अर्बनाइजेशन के, कि जब इंडस और हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है उसकी सभ्यता जब खत्म हो गई अराउंड द अर्ली सेकेंड मिलेनियम BCE, उसके बाद धीरे धीरे करके जो अर्बन लाइफ थी वो इंडिया में डिसअपेयर हो गई, ख़त्म हो गई. लगभग अगर हम आज के मुकाबले देख रहे हैं तो बहुत हज़ारों साल पहले ये चीज़ ख़त्म हो गई थी. जो सिटीज़ हैं वो अबेंडन, मतलब कि बंद हो गए थे, ख़त्म हो गए थे, बिल्कुल उनको बंद कर दिया गया था. जो लोग हैं वो दोबारा से अपने विलेज लाइफ की तरफ वापस को मुड़ रहे थे. इसके अलावा जो भी हमारे अर्बन सिस्टम्स थे जो हड़प्पा की सभ्यता के समय थे, मार्केट्स, राइटिंग, स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन, सैनिटेशन, सब कुछ ख़त्म हो गया. यहीं से शुरुआत हुई हमारे इंडिया की फर्स्ट अर्बनाइजेशन के खात्मे की, मतलब कि वो टोटली एंड कर गया. अब जब फर्स्ट सिविलाइजेशन खत्म होगी तभी तो दूसरी सिविलाइजेशन आएगी, या फर्स्ट अर्बनाइजेशन के एंड होने के बाद ही सेकेंड अर्बनाइजेशन आएगी. तो सेकेंड मिलेनियम BCE, माइंड इट, बिकॉज दिस इज BCE. तो BCE में जो सेकेंड मिलेनियम है हमारा, मतलब कि वो और पहले का टाइम होगा, और जो फर्स्ट मिलेनियम BCE है वो हमारा बिल्कुल नज़दीकी टाइम पीरियड है. तो फर्स्ट मिलेनियम BCE जो है बिफोर कॉमन एरा का जो टाइम है, यहाँ पर न्यू फेज जो है अर्बन ग्रोथ का वो स्टार्ट हो जाता है. कहाँ पे स्टार्ट हो जाता है? इन द फर्टाइल गैंगेटिक प्लेन्स, जो कि आप सोच समझ रहे होंगे कि जहाँ पे गंगा नदी हमारी बह रही है और प्लस जहाँ पे प्लेन का इलाका है उसको कवर करते हुए, इंडस बेसिन को कवर करते हुए और उसके सराउंडिंग रीजन्स को कवर करते हुए वहाँ पर न्यू फेज जो है अर्बनाइजेशन का वो स्टार्ट हो गया था. ये जो रिसर्जेंस है, रिसर्जेंस मतलब रिवाइवल आफ्टर अ पीरियड ऑफ डिक्लाइन. डिक्लाइन किस चीज़ का हुआ था? हड़प्पन सभ्यता का हुआ था. वो तो खत्म हो गई थी. उसके कुछ सालों के बाद जब ये चीज़ दोबारा से रिवाइव हुई है तो टाउन्स और सिटीज जो हैं, जिनको कि हम इंडिया की सेकेंड अर्बनाइजेशन के नाम से जान रहे हैं, वो यहाँ पर इमर्ज हो गया. और यही यहाँ पर इसने ले डाउन की है हमारे सामने न्यू पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम्स को. इसके साथ ही आपके जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स है, आर्कियोलॉजिकल हमारे पास दो तरीके के सोर्सेज होते हैं. एक होती है आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस और दूसरी होती है हमारे पास जो होती है लिटरेरी सोर्सेज. तो लिटरेरी सोर्सेज होते हैं एनी राइटिंग्स, एंड आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हो गई जो कि हो गई कोई चीज़ हमने खुदाई करके निकाली है, कोई चीज़ मिली वहाँ की, कोई ऐसा मटीरियल मिल गया, कोई टूल मिल गया, कोई वेपन मिल गया. तो खुदाई करके जो चीज़ हमें मिली आर्कियोलॉजिकली, जब हम किसी चीज़ को फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हो जाती है. तो यहाँ पर जो एंशिएंट टेक्स्ट है उसमें हमारे पास जैसे लेट वैदिक पीरियड है, बुद्धिस्ट के बारे में है, जैन ट्रेडिशंस के बारे में है. यहाँ से इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हमें पता लगा कि कैसे दोबारा से जो लोग जो सिटीज़ को छोड़कर, हड़प्पन सभ्यता खत्म होने के बाद वहाँ को छोड़कर जब वो वापस अपने घरों को लौट गए थे, तो वापस से ये कैसे अर्बनाइज्ड हुआ और कैसे जो आज के टाइम में आज जो सिटीज़ या हम देख रहे हैं, पोर्ट्स या जितनी भी चीज़ें, इनमें से बहुत सारी चीज़ें हमारी प्रीवियस जनरेशन ऑलरेडी देख चुकी है. यहीं से इस फर्स्ट मिलेनियम BCE जो है इसने कंफर्म किया है राइज ऑफ न्यू सिटीज़ एंड ट्रेड सेंटर्स, एंड साथ ही में जनपदाज एंड महाजनपदाज की भी ग्रोथ को. तो जनपदाज एंड महाजनपदाज क्या है? तो टूवर्ड्स द एंड ऑफ सेकेंड मिलेनियम BCE, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर ये हमारी जो है वो टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन में अगर इस मार्किंग को हम मानते हैं कि ये कॉमन एरा का टाइम, ये हमारा वो टाइम है जहाँ पे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ है, तो इसके पहले का जो ये लेफ्ट साइड का पार्ट है दिस विल बिकम योर BC या फिर BCE, और ये जो राइट साइड का हमारा पार्ट है दिस इज योर AD. तो अगर हम आज की जनरेशन की बात करें तो ये जो हमारा टाइम पीरियड चल रहा है दिस इज 2026 AD. AD इज एनो डोमिनी एंड BC इज इधर यू कैन टेक इट एज बिफोर कॉमन एरा और यू कैन टेक इट एज बिफोर क्राइस्ट. तो जो सेकेंड मिलेनियम है ये पहले आएगा और फर्स्ट मिलेनियम जो है वो बाद में आएगा. मतलब कि जो हमारी वाले टाइम पीरियड है इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट मिलेनियम अभी हाल फिलहाल की बात है, सेकेंड मिलेनियम उससे भी पहले की बात है.
तो जो एंड था सेकेंड मिलेनियम बीसी का, इसमें जो लोग थे नॉर्थ इंडिया के, उन्होंने धीरे धीरे करके ग्रुप्स फॉर्म करने शुरू कर दिए, क्लैंस फॉर्म करने शुरू कर दिए। क्लैंस और ग्रुप्स मतलब कि जो कि कॉमन या शेयर्ड लैंग्वेज है उनकी, या कोई कस्टम है, और धीरे धीरे करके ये जिस जगह पर सेटल होना शुरू कर दिए उनको बोलते हैं जनपदास। जनपदास, जन का मतलब है यहाँ पर लोगों के पैर जिस जगह पर पड़े वो बन गए जनपदास। जना मतलब लोग हैं, पदास मतलब यहाँ पर फुट है उनके। तो जनपदास जो थे दे फॉर्म्ड इन नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, दे वर फॉर्म्ड इन नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, जो कि जहां पर एक राजा होता था जो असेंबली ऑफ एल्डर्स की बात मानकर वहां को रूल करता था या उसको चलाता था। फिर 16th सेंचुरी बीसीई का जो टाइम पीरियड आया उसमें जो जनपदास थे हमारे वो और भी ज़्यादा लार्जर स्टेट्स में कन्वर्ट होने लगे, जिनको बोलने जाने लगा महाजनपदास। मतलब जनपदास में भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, ज़्यादा लार्जर स्टेट्स को कवर करेंगे, वो बन जाएंगे हमारे महाजनपदास। हर एक जनपदा को एक राजा चलाता था, जो कि उसकी एक स्पेसिफाइड टेरिटरी होती थी, उसका जो एरिया होता था वो उसको पता होता था कि कहाँ तक है। हमारे एंशिएंट टेक्स्ट जो हैं वो लिस्ट करते हैं 16 महाजनपदास को। इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं जो शायद आने वाले टाइम में हम फाइंडिंग्स कर सकें, बिकॉज हिस्ट्री इज ऑल वॉट एवर वी नो फ्रॉम आर एंशिएंट टेक्स्ट, इट इज जस्ट अबाउट द सोर्सेस वॉट एवर वी आर गेटिंग। सो क्योंकि हिस्ट्री तो ऑलरेडी बीत चुकी है तो हमें नहीं पता कि क्या बच गया क्या नहीं रहा। तो महाजनपदास में इट इज स्ट्रेचिंग फ्रॉम गंधार जो कि नॉर्थ वेस्ट में था, टू अंग जो कि ईस्ट में था, फिर अश्मका जो कि सेंट्रल इंडिया को कवर कर रही है। फिर कुछ जनपदास जो हमारे थे वो अभी भी इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे, अगर हम ये कह सकते हैं कि महाजनपदास में बहुत सारे अलग अलग जनपदास जो हैं वो वहां पर कंबाइन करके फॉर्म किए जा रहे थे। कुछ जनपदास ऐसे थे जो आज भी अलग ही रह के करना पसंद कर रहे थे कि हमें तो अलग ही रहने दो। पावरफुल महाजनपदास में नाम है मगध का जो कि बिहार में है, कोशला या कोशाला जो कि आपकी यूपी में है, फिर वत्स, फिर अवंती जो कि मध्य प्रदेश में है। देन वी आर हैविंग देयर कैपिटल्स। राजगिरी जो है वो मगध की कैपिटल, कौशंबी जो है वो वत्स की कैपिटल थी, और ये ज्यादा बड़े थे, बहुत ज्यादा एरिया इनका बड़ा था। और यहाँ पे फोर्टिफाइड सिटीज मतलब कि बाउंड्रीज हुआ करती थी, जिनके गेटवेज जो होते थे वो नैरो गेटवेज होते थे, ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सके और प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम एनी काइंड ऑफ, अगर वहां पे कोई भी एनेक्सेशन होने वाली है या कोई भी उन पर कॉन्कर करने की कोशिश कर रहा है, उनको हराने की कोशिश कर रहा है, उन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे। ज्यादातर जो इनकी एंशिएंट कैपिटल्स थी वो आज की नहीं बल्कि 2500 ईयर्स ओल्ड भी अगर हम कहते हैं तो वो सिटीज आज भी बहुत सारी जो हैं वो स्टिल दे आर देयर। बहुत सारे जो महाजनपदास थे वो ज्यादातर गंगा प्लेन्स में थे। क्यों थे गंगा प्लेन्स में? उसके रीजंस है कि जो लैंड थी वो काफी ज्यादा फर्टाइल थी खेती के लिए। आयरन और जो है वो नियर बाय माउंटेन्स से उनको हेल्प करते थे टूल्स और वेपन्स बनाने के लिए, ताकि वो खेती कर सकें। इसके अलावा जो न्यू ट्रेड नेटवर्क था वो भी रीजन्स को कनेक्ट कर पाता था, और जो फर्टाइल गंगा प्लेन्स थी उसने बहुत ज्यादा हेल्प किया महाजनपदास को ग्रो करने के लिए। जो भी हमारे लिए अर्ली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस थे वो क्या थे? तो यहाँ पर हर एक जो जनपदा था उसके काउंसिल होती थी। काउंसिल जो सभा होती है, काउंसिल मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, तो यहाँ पे सभा या समिति होती थी जिसके अंदर जो एल्डर्स होते थे वो डिस्कस करते थे सारे उस ऑर्गेनाइजेशन के मैटर्स को। जो राजा है उससे ये उम्मीद की जाती थी कि वो उस काउंसिल की एडवाइस को मानेगा, बल्कि उसको अकेले नहीं रूल करेगा। कुछ टेक्स्ट ये भी बताते हैं कि अगर कोई राजा जो है वो सही से रूल नहीं करता था, काम नहीं करता था, तो उसको हटाया जा सकता था बाय द हेल्प ऑफ असेंबली। दो ये कोई फिक्स रूल नहीं था यहाँ पे। फिर महाजनपदास जो हैं वो 2 टाइप की गवर्नेंस करते थे, एक थी मोनार्की सिस्टम, एक थे गणाज और संघास के थ्रू। तो यहाँ पर जो राजा है उसकी मेन अथॉरिटी होती थी जिसके अंडर कुछ मिनिस्टर्स या असेंबली होती थी। उसका रोल जो भी होता था वो उसके बेटे को पास हो जाता था, मतलब इट वॉज हेरिडिटरी। उसका काम था टैक्सेस को कलेक्ट करना, लॉ को मेंटेन करना, फोर्टिफिकेशन या फिर जो बाउंड्रीज है वो बनाना, अपनी एक आर्मी तैयार करना, जैसे कि मगध है, कोशाला है, अवंती है। कुछ जो गनास थे जैसे कि हमारे पास वज्जी है, मला है, इनमें ये जो सभा और समिति जो होती थी इसकी ज्यादा पावर होती थी, ये डिसीजंस बनाती थी और अपने लोगों के बीच में से जो अलाइड्स होते थे समटाइम्स उनको राजा भी बना दिया जाता था। तो ये हमारे कहलाते हैं अर्ली रिपब्लिक्स, जिनका फंक्शन होता था ओलिगार्किक या फिर रिपब्लिकन सिस्टम रादर देन फुली डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक कंप्लीटली ये नहीं था, ये एक रिपब्लिक टाइप का सिस्टम था जहां पर कोई ना कोई एक तरीका बनाया जाता था कि किस तरीके से उनको चलाना है, कैसे उनको ओन करना है, कौन इसमें किसकी क्या पावर होगी और किस तरीके से जो राजा है उसको चूज किया जाएगा। मतलब कि जो भी डिसीजंस होंगे वो कौन लेगा, यहाँ पे सभा या फिर समिति लेगी, वो संघ लेती थी। इसके बाद जो
और इनोवेशंस हैं वो काफ़ी सारे, बहुत सारे बड़े बड़े चेंजेस जो हैं वो सोसाइटी में देखने को मिले थे इस टाइम पीरियड में ही। इसमें हमारे पास न्यू स्कूल्स ऑफ थॉट है, जो कि आपका वैदिक, जो लेटर वैदिक एरा आएगा वो आ जाएगा। फिर बुद्धिस्ट थे, जैन की टीचिंग्स जो थी वो धीरे धीरे करके स्कॉलर्स के थ्रू आगे स्प्रेड की गई। मॉन्क, नन्स, ये आपको पता ही है कि जो लोग उनको फॉलो करते हैं वही होते हैं। वो अलग अलग रीजन्स में ट्रैवल करते थे इंडिया के, और जो भी पिलग्रिमेजेस पे लोग जाते थे या ये खुद जाते थे वहां पर ये और भी ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते थे अपनी तरफ। फिर आर्ट में अगर हम बात करें तो इंडियन आर्ट जो है उसने धीरे धीरे खुद को बहुत इंप्रूव किया है, ग्रो किया है, और अपने अलग अलग स्टेजेस को लेटर एम्पायर्स के टाइम पीरियड में अलग अलग स्टेजेस पे अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रो करता हुआ इन्होंने शो किया है। आयरन मेटलर्जी मतलब है जो आयरन के रिलेटेड जो भी टूल्स हमारे बन रहे हैं या उसमें जो भी अमेंडमेंट हम कर रहे हैं, तो लेट सेकेंड मिलेनियम BCE के टाइम पीरियड में आयरन टूल्स जो थे ये कॉमन हो गए थे, जिनसे फार्मिंग जो है बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे हो पाती थी। आयरन जो था वो उससे बेटर, लाइटर और शार्पर वेपन्स बनने में बहुत ज्यादा आसानी होती थी। ब्रॉन्ज के मुकाबले आयरन ज्यादा सक्सेसफुली यहाँ पर उनको हेल्प कर रहा था। महाजनपदास में बहुत सारी लड़ाइयाँ भी होती थी, कुछ लड़ते थे, कुछ वो करते थे। हालांकि ये जो है कि कितनी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी इसकी इंटेंसिटी के बारे में हम अभी तक अनक्लियर हैं। इट इज़ नॉट क्लियर टू अस। वॉर्स और अलायंसेस जो होते थे इसकी वजह से न्यू किंगडम्स और एम्पायर्स भी खड़े हुए। अलायंसेस होता है गठबंधन, जो गठबंधन आपका मैरिज के थ्रू किया जा सकता है या कोई ना कोई डील हो सकती है उनके बीच में। अगर मैरिज हो गया तो दो जो किंगडम्स हैं वो आपस में अटैच हो जाएंगे, एक दूसरे के सुख दुख की साथी बन जाएंगी। फिर पंच मार्क्ड कॉइन्स थे हमारे पास। जैसे जैसे ट्रेड बढ़ता गया वैसे वैसे कॉइन्स का इस्तेमाल भी होना ज़रूरी हो गया था वहाँ पे। तो पहले कॉइन्स जो है वो सिल्वर के बने होते थे और उस पर कुछ ना कुछ स्टैंपिंग होती थी। धीरे धीरे करके वो कॉपर, गोल्ड और दूसरे मेटल्स के भी बने जाने लगे। हर एक महाजनपदा जो है वो अपने कॉइन्स बनाता था, लेकिन जो कॉइन्स होते थे वो रीजन और अलग अलग देशों में भी ये ट्रैवल होते थे। इस तरीके का कुछ एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। फिर है हमारे पास वर्ण और जाति सिस्टम। जैसे जैसे सोसाइटीज ग्रीव हुई वो कॉम्प्लेक्स होती चली गई, वो अलग अलग तरीके के ग्रुप्स में बंटने लग गई ऑन द बेसिस ऑफ देयर जॉब, या फिर जो भी उनका क्लास होता था अपने वर्क को ऑर्गेनाइज करने का, उसके हिसाब से इंडिया में वो बट गया था। हमारी जो सोसाइटी थी वो 2 सिस्टम पे चल रही थी, जाति और वर्ण सिस्टम। तो वर्ण सिस्टम क्या है? जो इंग्लिश वर्ड है कास्ट, जो कि पोर्टुगीज में कास्टा बोलते हैं, ये आता है, दिस इज वर्ड यूज्ड for जातीज एंड वन और द होल सिस्टम डिपेंडिंग ऑन द स्कॉलर्स। अर्लियर जो लोग होते थे उनकी जो जॉब होती थी वो चेंज कर सकते थे। अगर फार्मर का बेटा चाहे तो वो ट्रेडर भी बन सकता था। अगर ड्रॉट आ गई, सूखा पड़ गया, तो भाई खेती नहीं हुई तो वो चाहे तो ट्रेडर बन सकता था। इसकी वजह से क्या थी, जो हमारी सोसाइटी थी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती थी। लेकिन कुछ टाइम पीरियड के बाद जो सिस्टम था वो धीरे धीरे करके स्ट्रिक्ट होने लगा। इसकी वजह से इनइक्वालिटीज आने लगी, अनफेयर ट्रीटमेंट होने लगा। जो भी लोअर कास्ट, लोअर जातीज जो होती थी उनको ग्रुप से एक्सक्लूड कर देते थे। ब्रिटिश रूल के टाइम पर भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें देखने को मिली। जो वर्ण और जाति का सिस्टम था इसकी वजह से इंडिया की जो सोसाइटी है वो धीरे धीरे करके चेंज होने लगी। बट ये अकेला एक तरीका नहीं था हमारी सोसाइटी को चेंज करने का, इसके अलावा और भी चीज़ें थी जो हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। जाति क्या होती है? जब ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं वो जब एक स्पेसिफिक जॉब करते हैं, जैसे फार्मिंग कर रहे हैं तो फार्मिंग ही करेंगे, मेटल वर्क कर रहे हैं तो वही करेंगे, और जब ये चीज़ पास हो जाती है फैमिलीज में तो ये बन जाती है जाति। जाति के अपने कुछ कस्टम्स होते हैं, मैरिज को लेकर रिचुअल्स होते हैं, कुछ फूड को लेकर होते हैं। जाति को अलग हम स्प्लिट कर सकते हैं सब जाति में, जहाँ पर कुछ ना कुछ यूनिक ट्रेडिशन जो है वो फॉलो किया जाता है। फिर है हमारे पास वैदिक टेक्स्ट के हिसाब से अगर हम बोले तो हम 4 वर्ण में डिवाइडेड थे क्या? अभी भी हम कह सकते हैं कि अगर हम विलेजेस में अभी भी चले जाते हैं तो स्टिल वी विल हैव अ लुक ऑन दिस। तो ब्राह्मण्स हैं जहाँ पे टीचर्स और प्रीस्ट होते थे। क्षत्रिय जो थे इनका काम था लड़ना या लड़ाई, मतलब वॉर्स फाइट करना, वॉरियर की तरह लड़ना। एज अ सोल्जर दे हैड टू प्रोटेक्ट देयर सोसाइटी। वैश्यास जो थे इसमें सारे के सारे बनिया या ट्रेडर्स या फार्मर्स या बिजनेसमैन ये सब आ जाते थे। शूद्रास जो थे ये थे जिनको ये माना जाता था कि ये एक तरीके से इनका जन्म ही हुआ है दूसरों की सेवा करने के लिए। इसमें सर्वेंट्स होते थे, मेड्स होती थी, वर्कर्स होते थे। तो इनका काम ही था बाकी की ऊपर वाली जितनी भी हमारी 3 वर्णास हैं इन वर्ण को इसको सर्विस प्रोवाइड करनी होती थी। डेवलपमेंट्स अगर हम सोच रहे हैं कि एल्सवेयर इंडिया के अलावा और कहां कहां पे हुआ, किस तरीके से हुआ, तो फर्स्ट मिलेनियम BCE में जाकर ट्रेड और पिलग्रिमेज जो है उन्होंने बहुत सारे रूट्स को ओपन कर दिया, जिसमें कि उत्तर पथ है। उत्तर पथ जैसा ये नाम से डिपिक्ट कर रहा है नॉर्थ वेस्ट इंडिया को कनेक्ट कर रहा था ये गंगा के प्लेन से और ईस्टर्न इंडिया से। दक्षिण पथ जो है ये आपके कवर कर रहा है कौशंबी को थ्रू द
विंध्या रेंज टू द साउथ इंडिया। इसके अलावा हमारे पास वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट थे जो कि बहुत ज़्यादा बिजी ट्रेड सेंटर्स माने जाते हैं इस टाइम पे। फिर ईस्टर्न इंडिया में हमारे पास है शिशुपालगढ़ जो कि कलिंगा का कैपिटल बना, कलिंगा विच इज़ इन उड़ीसा। फिर वहाँ पे उसने स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशंस कर रखी थी, मतलब कि उसको कवर कर रखा था पूरा, बहुत ज़्यादा वाइड स्ट्रीट्स थी वहाँ पर। साउथ इंडिया में जो सिटीज़ हैं वो इमर्ज हुई थी अराउंड 400 BCE, जिसका जिसका अर्लियर एविडेंस हमारे को बहुत सारा कुछ देखने को मिलता है। 3 सदर्न किंगडम्स जो इस टाइम पे फॉर्म हुई थी वो थे चोलास, चेराज एंड पांड्याज। तो साउथ इंडिया क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशियस स्टोन्स, गोल्ड, स्पाइसेस, ये सारी चीज़ें थी, तो यहाँ से ट्रेड बहुत अच्छा होता था। जो हमारी एंशिएंट तमिल लिटरेचर है उन्होंने इनके बारे में वहाँ पे डिस्क्राइब किया है अबाउट द चोलास, चेराज एंड पांड्याज बाय द 300 एंड 200 BCE, जो कि हम आज से अगर हम बोल रहे हैं तो 300 से लेकर 200 BCE तक के टाइम पीरियड में जो एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट था इंक्लूडिंग द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इट वाज कनेक्टेड विद गुड्स, आइडियाज एंड कल्चर, जो कि सेंट्रल और साउथ ईस्ट एशिया को कवर कर रहे थे और वहाँ से मूवमेंट होती थी इनकी। इस टाइम पीरियड में ही जाकर, इसी 300 BCE के टाइम पीरियड में जाकर धीरे धीरे करके जो महाजनपदाज हैं वो खत्म होने लगे और इसके कारण ही हमारे देश में नई तरीके की डेवलपमेंट्स आने लगी। थैंक यू फॉर टुडे। यू कैन गेट दिस नोट्स ऑन द इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स विच हैज बीन गिवन बिलो इन द वीडियो। थैंक